ठीक है, ये तो जो सिलेक्शंस हैं ये इस बार हुए हैं, मतलब अभी इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फोटो ऐड नहीं कर पा रहे, सारा भर गया छोटा छोटा करने के बाद भी। लेकिन चलो, इसमें जो खैर, आज हम प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चंस जितने भी यूके पीएससी, यूके एई जेई के एग्जाम होते हैं सबको पता है, पेपर 2 होता है। पेपर 2 के अंदर जेई में तो स्पेसिफिकली इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और लेवल भी अच्छा खासा था। और एई के एग्जाम में भी तुम्हें पता है कि हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 2 में आते ही आते हैं, तो लेवल भी ठीक ठीक आता ही है। तो उस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे सेंट्रल एग्जाम्स जो हैं, चाहे एसएससी है, चाहे हमारा कोई आरआरबी जैसा एग्जाम है, या फिर हमारा कोई डीएफसीसीआईएल, डीडीआरडीओ, जो भी एग्जाम सेंटर लेवल पे होते हैं प्लस स्टेट लेवल, सारा कवर हो। ठीक है, तुमने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, जितने बच्चे भी क्लास में हैं तुमने अभी कुछ नोट्स बनाए हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं अभी कराऊंगा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज पीवाईक्यू के हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे नोट से बन जाएंगे, जो क्वेश्चंस नोट से एक्स्ट्रा हैं वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा कि इसका क्या लॉजिक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, क्या कह रहा है, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ये क्वेश्चन इस बात पर जोर दे रहा है कि एक्यूरेट एस्टिमेट मेथड कौन सा है, एक्यूरेट किससे आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है अर्थमेटिक मेथड, दूसरा दे रहा है आइसोहाइटल मेथड, तीसरा दे रहा है नॉर्मल रेशियो मेथड, और चौथा दे रहा है थीसिन पॉलीगन मेथड। तो सवाल ये है, एवरेज रेनफॉल निकालने का मेथड कौन सा है। एवरेज रेनफॉल निकालने का मेथड अर्थमेटिक भी है, आइसोहाइटल भी है। नॉर्मल रेशियो मेथड एवरेज रेनफॉल के लिए नहीं होता। ये किसके लिए होता है, ये मिसिंग रेनफॉल को डिटरमाइन करने के लिए होता है, सबको पता है। और थीसिन पॉलीगन मेथड भी हमारा एवरेज रेनफॉल को निकालने के लिए होता है। नोट्स में क्या लिखवाया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, आइसोहाइटल। मैंने पहले ही बताया था आपको, आइसोहाइटल मेथड बेस्ट मेथड होता है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ईएससी के, ये सारे ईएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ डेवलप करनी है। क्या कहता है, प्रेसिपिटेशन, देखो क्लास के अंदर क्या होता है ना, टाइम बहुत है हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं, हम आराम से सॉल्व करेंगे। अभी हमारा एग्जाम भी नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लर्निंग करेंगे, लर्निंग माने सीखेंगे, हम क्वेश्चन भागेंगे नहीं करने के लिए। ठीक है, कि एकदम से आया और एकदम आंसर लगाया और भाग गए, उससे कुछ नहीं मिलता। उससे सिर्फ एक धुंधली सी याद रह जाती है कि ये सवाल करा था, उसका लॉजिक क्या था, उसका आंसर क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ नहीं पता चलता। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। रीडिंग आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ते हो उसमें पढ़ो। परसेंटेज स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब सबसे पहली वो बात कर रहा है एरर की, किसमें, रेनफॉल में। रेनफॉल में जो आप कैलकुलेट या डिटरमाइन करते हो उसमें जो एरर होता है उसकी बात कर रहा है। इज ऑफन एक्सप्रेस्ड फंक्शनली और ग्राफिकली, वो जर्नली एरर डिफाइन किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, प्रेसिपिटेटिंग गेज नेटवर्क डेंसिटी एक्सप्रेस्ड एज एरिया पर गेज। मतलब जो एरर होता है वो कहता है, एक तरह से इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है कि एरिया, दिए गए एरिया में कितने गेज हैं, एरिया पर गेज, या एक गेज कितने एरिया को कवर कर रहा है। रेन गेज डेंसिटी पढ़ाया था तुम्हें, रेन गेज डेंसिटी में तुम्हें बताया गया था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और आईएस कोड 4937, तो सॉरी 87, दोनों के स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके बारे में। तो जो आपने लिमिट्स लिखी थी कि भाई चाहे 750 हो, चाहे पुराने वाली 600 से 900 हो लिमिट, कि इतने 600 से 900 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है रेन गेज डेंसिटी की। और दूसरा ये कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट, कैचमेंट का जो टोटल एरिया है उसके ऊपर बात कर रहा है। तो वो कह रहा है रेनफॉल को डिटरमाइन करने में जो आप एरर करते हो, रेनफॉल को डिटरमाइन करने में जो आप एरर करते हो वो किस तरह से बिहेव करेगा इन दोनों पैरामीटर के साथ, एरिया पर गेज और टोटल एरिया। अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, तुम उनके आंसर देना। अगर टोटल एरिया
या जो एरिया है हमारा, जो हमारा एरिया है, एग्जांपल ले लो, एक एरिया है 500 स्क्वायर किलोमीटर और उस 500 स्क्वायर किलोमीटर में एक गेज है, और दूसरा एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर और उस 1000 स्क्वायर किलोमीटर में एक गेज है। तो एरिया पर गेज कहां ज्यादा है? एरिया पर गेज यहां ज्यादा है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में केवल एक ही रेन गेज है, तो एरिया पर गेज यहां ज्यादा है। तो बताओ दोनों कंडीशन में से किसमें ज्यादा एरर आएगा? किसमें ज्यादा एरर आएगा? इस वाले में। मतलब अगर आपका बहुत बड़ा एरिया उसमें एक ही रेन गेज है तो एरर ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब एरर इंक्रीज कर जाएगा अगर एरिया पर गेज ज्यादा है। समझ आया लॉजिक? ये एरिया पर गेज अगर ज्यादा है तो एरर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? दूसरी बात, एरिया पर गेज छोड़ो, अगर आपका टोटल एरिया ऑफ कैचमेंट बहुत ज्यादा है, चाहे रेन गेज डेंसिटी सेम भी हो, बट एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है, तो संभावना यह है ना कि एरर बढ़ेगा, क्योंकि बड़े एरिया में अलग अलग जगह अलग अलग रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी होगी। और रेन गेज जो रिकॉर्ड करेंगे, अगर तुम इन्हें एवरेज भी करोगे तो बड़े एरिया में ये संभावना है कि जो एक्चुअल रेनफॉल हो रही है और जो आप एवरेज निकाल रहे हो वो अलग होगी। तो एरर, जब टोटल एरिया आपका बढ़ेगा तो उस वजह से भी एरर बढ़ेगा, भले ही रेन गेज डेंसिटी सेम हो। लॉजिक समझ आया कुछ मैं जो बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पर अगर नहीं समझ आया तो बता देना। यहां पर दोनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, एक तो दे रखा है टोटल एरिया ऑफ कैचमेंट और एक प्रेसिपिटेटिंग गेज नेटवर्क, मतलब वर्षा मापी जाल घनत्व जो भी है, ये रेन गेज डेंसिटी की बात हो रही है, और संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्रफल माने टोटल कैचमेंट एरिया की बात हो रही है। तो यहां पर लॉजिक यही है कि अगर एरिया पर गेज बढ़ेगा तो भी एरर बढ़ेगा, और अगर याद रखना, अगर आपका टोटल एरिया ज्यादा होगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रेन गेज डेंसिटी सेम है, तो भी आपका एरर बढ़ेगा। तो आंसर क्या पूछा हुआ है इसने पूछा है परसेंटेज एरर इंक्रीज विद एरिया पर गेज। हाँ सही बात है, एरिया पर गेज बढ़ेगा तो एरर इंक्रीज करेगा, एंड एज वेल एज विद टोटल एरिया। यस, टोटल एरिया के बढ़ने पर भी आपका एरर बढ़ेगा। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की कोई जरूरत हमें नहीं लगेगी। समझ आया बात? ये तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सोचने वाली बात है, अगर एरिया पर गेज सेम है, क्या बोल रहा हूं? एरिया पर गेज क्या है? सेम। तो आपका अगर कैचमेंट बड़ा है तो एरर ज्यादा शो करेगा, अगर एरिया पर गेज भी सेम है तो। समझ रहे हो मेरा मतलब? समझ रहे हो कहने का क्या है? ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में ये कहता है P प्रेसिपिटेशन है, ए एरिया रिप्रेजेंटेड बाय रेन गेज है, ए रेन गेज के द्वारा रिप्रेजेंट एरिया है, और n नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है, और रेन गेज स्टेशन की संख्या कितनी है? n। तो वो पूछता है वेटेड मीन रेनफॉल क्या होगा? थीसिन पॉलीगन मेथड कह लो, वेटेड मीन मेथड कह लो, जो भी आप को लिखवाया गया है, आप उसके हिसाब से बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो इन्होंने पहचान लिया कि सर जब हमें मीन रेनफॉल पढ़ाया गया था तो वेटेड मीन में बताया गया था समेशन ऑफ एरिया इनटू पैरामीटर P1 A1 प्लस P2 A2 और डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए। ऐसा नहीं पढ़ाया था P1 A1 P2 A2 प्लस P3 A3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, ये पढ़ाया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर? सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, ये वही क्वेश्चन है जो आपने नोट्स में लिख रखा है। अच्छा ये वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहता है? मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम गेज्ड अमाउंट्स बाय, किसी क्षेत्र में औसत वर्षा को मापे गए आंकड़ों से सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये कहता है अरिथमेटिक मीन मेथड, थीसिन मेथड, लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहाइटल मेथड और वेटेड आइसोहाइटल मेथड, ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना, जो बेस्ट मेथड होता है ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड, ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड तुमने पढ़ा था,
जनरली आइसोहाइटल मेथड में लीनियर इंटरपोलेशन ही करते हैं, बट लीनियर इंटरपोलेशन में एरर रहता है, ठीक है। अगर उसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल मेथड हमें यूज करना पड़ता है। तो इसका नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट, ये पीडीएफ अभी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ये क्वेश्चन आपने डेड कर्व याद है आपको, आपके नोट्स में बनवाए थे मैंने, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। जरा नोट्स ओपन करो के देखो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व में क्या है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे आपको ये 2R दे दिया तो ये 4R होगा, ये 6R होगा, कोई इसके आगे है तो 8R होगा। इसकी इक्वेशन भी बताई थी, P बराबर P नॉट, P बराबर P नॉट e टू द पावर माइनस K, क्या A K अपॉन AN था ना। अच्छा, इसे K अपॉन AN ऐसा कुछ था, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये सुब्रमण्यम की बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, उसमें KAN करके दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी के लिए छोड़ दो, बट ये याद रखो एक्सपोनेंटल कर्व है ये, एक्सपोनेंटल, ठीक है। अब याद रखना एक्सपोनेंटल जो कर्व है वो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा वो। फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिम्स ऑफ हाइपरबोल विद ड्यूरेशन इंक्रीजिंग आउटवर्ड। जैसे आउटवर्ड जा रहे हो तो आपकी ड्यूरेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो याद रखना है तुम्हें ये चीज, ठीक है। अब इतनी मैथमेटिक्स के अंदर जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, बट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ हाइपरबोल है विद ड्यूरेशन इंक्रीजिंग आउटवर्ड, ठीक है, विद ड्यूरेशन इंक्रीजिंग आउटवर्ड। जैसे जैसे आउटवर्ड जा रहे हो ड्यूरेशन इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, डेड कर्व के लिए। मतलब ये कह रहा है डेड कर्व किसके जैसे होंगे, तो ये हाइपरबोल के जैसे होते हैं जिनमें ड्यूरेशन बाहर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, सेम ऐसा ही मिलेगा छपा हुआ किसी भी AEJE के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा तुम करके बताओ मुझे, मैं चाहूंगा कि तुम कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। वो कहता है वाटर शेड में 4 रेन गेज है, 1 2 3 4, उन्हें इंस्टॉल किया गया है। द डेप्थ ऑफ नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट दीज स्टेशन आर 60 75 80 90। तो नॉर्मल रेनफॉल की बात हो रही है, ये नॉर्मल रेनफॉल कितना है हमारा, 60 है, 75 है, 80 है और 90 है, ठीक है। ये नॉर्मल रेनफॉल है, इससे आप N1 इसे आप जो भी नाम देंगे वो भी देख लेते हैं। और एवरेज रेनफॉल क्या है हमारा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, सॉरी, एनुअल रेनफॉल हमारा है स्टेशन थर्ड। वो कह रहा है रेन गेज एट स्टेशन थर्ड वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब स्टेशन नंबर थर्ड का जो डाटा है, नॉर्मल तो अवेलेबल है बट वो अवेलेबल नहीं है, इसका एनुअल रेनफॉल अवेलेबल नहीं है। तो स्टेशन नंबर थर्ड पर हमें क्या अवेलेबल है, केवल नॉर्मल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल किसकी अवेलेबल, बाकी 90 60 और 70, ठीक है, 90 60 और 70 ये हमारे पास अवेलेबल है। स्टेशन पर हमें नहीं पता है क्या रेनफॉल हुआ है, मतलब मिसिंग रेनफॉल है। तो ये क्वेश्चन किसका बना, मिसिंग रेनफॉल का। और मिसिंग रेनफॉल में 2 मेथड बताए गए थे, कौन कौन से 2 मेथड है वो मिसिंग रेनफॉल के, मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। मीन मेथड कब यूज करते हैं, जब हमारा नॉर्मल जो वैल्यू है वो प्लस नॉर्मल वैल्यू का प्लस माइनस 10% वेरिएशन के अंदर है, ये दोनों, ये तीनों जो बचे हुए हैं,
तब मीन मेथड, और अगर प्लस माइनस 10 से एक्सीड कर गए हैं, वेरिएशन से एक्सीड कर गए हैं, तो फिर नॉर्मल रेशो। अब मुझे बताओ 80 का प्लस माइनस 10% वेरिएशन क्या होगा? 88 और 72, यही होगा 80 का प्लस माइनस 10, 88 और 72, 8 जोड़ दे 8 घटा ले, तो हमारी रीडिंग तो बाहर जा रही है इनसे, 60 बाहर चली गई, 90 बाहर चली गई, मतलब क्या लगेगा? नॉर्मल मेथड। मतलब क्या लगेगा? नॉर्मल रेशो मेथड, जो आपको लिखवाया गया है। नॉर्मल रेशो मेथड का फॉर्मूला क्या है जो आपको नोट्स में लिखवाया गया है? px बराबर nx अपॉन n, p1 अपॉन n1, p2 अपॉन n2 और p3 अपॉन n3। ठीक है, बताओ। तो p1 अपॉन n1, p2 अपॉन n2, p3 अपॉन n3। तो nx की वैल्यू कितनी है हमारी? nx की वैल्यू है 80। उस स्टेशन की नॉर्मल रेनफॉल जो मिसिंग है, डिवाइड बाई n, बचे हुए स्टेशन कितने हैं? 3। अंदर p1 की वैल्यू कितनी है? p1 90 और n1 कितना है? 60। p2 की वैल्यू कितनी है? 60 और n2 की वैल्यू कितनी है? 75। p3 नहीं कहेंगे इसे, p4 कह लो, n4 कह लो, क्योंकि ये तो तीसरे वाला तो मिसिंग है, चौथा मान लो इसे। तो p4 कितना है हमारा? 70 और n4 कितना है हमारा? 90। यही आया। तो यहां से px की वैल्यू कितनी आएगी? 80/3 अंदर ये हो जाएगा हमारा 1.5, भाई 9/6 है ना, 3/2 माने 1.5, 60/75, 15/4, 15/5, 4/5 माने 0.8, 5/40, और ये 7/9 कितना हो जाएगा हमारा? 0. भाई ये इससे काट लेंगे और ये हमारा वैल्यू आएगा 0.77, कुछ ऐसा करके आएगा, है ना। और ये तीनों ऐड करेंगे और यहां से इसे, सॉरी, बताओ फाइनल आंसर कितना है तुम्हारा? इनमें से पहचानना है। क्या आ रहा है? 80 निकाल लिया, बहुत अच्छे। तो फाइनल आंसर इनका नॉर्मल रेशो मेथड से, क्यों? अच्छा, ये 1.5 और ये जोड़ेंगे ना तो ये 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो 80 आ जाएगा। बिल्कुल, अगर तुम जोड़ने का सही तरीका इस्तेमाल करोगे तो जल्दी हो जाएगा काम। ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट ना करो तो डायरेक्ट 3 से 3 कटता हुआ नजर आ रहा है, आंसर है 80। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर है 80। समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये मैच द फॉलोइंग टाइप है। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। वो कह रहा है एक तरफ हमने लिखा हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स को, जल वैज्ञानिक शब्दावली, और दूसरी तरफ हमने लिखा है रिलेशनशिप विद नेचर ऑफ कर्व, मतलब उसका कर्व क्या होगा या नेचर क्या होगा। तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है थीसिन पॉलीगन। क्या लिखा है? थीसिन पॉलीगन। समझ आ रहा है सभी को? थीसिन पॉलीगन का संबंध किससे है? ये एवरेज रेनफॉल को निकालता है। तो एवरेज रेनफॉल कहां है? एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया। तो ये तो साथ के साथ मैच हो गया। समझ आ रहा है? थीसिन पॉलीगन किसके लिए होता है मेथड? अरे तुम समझ आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ये पढ़ाया है तुमने, तुम्हारी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए थीसिन पॉलीगन मेथड है। मास कर्व क्या होता है? मास कर्व में क्यूमुलेटिव रेनफॉल और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। तो मास कर्व है रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम। ठीक है, मास कर्व ये मेरे ख्याल से ए का 3, ये उल्टा कर दिया मेरे ख्याल से, यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन तुम समझ सकते हो मास कर्व का यही है। और हाइटोग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, ये तो आंसर ही लगा के दे दिया। ठीक है, डेड कर्व है ऑलवेज फॉलिंग कर्व। डेड कर्व कैसा होता है? ऑलवेज फॉलिंग कर्व। ये आंसर ही लगा के दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही आंसर मैच करा दिया, 1 3 2 ऐसा कुछ करके होगा, 1 3 2 5। तो एक्चुअल आंसर ये होगा, जो टाइप करना था वो ऐसे करना था कि 2 यहां होना था, 3 यहां होना था, फिर तुम्हें मैच कराना था। ठीक है, लेकिन ये आंसर ही टाइप हो गया। खैर, समझ आए क्वेश्चन? तरीका समझ आया? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जरा बताओ मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल किस लिए किया जाता है? मूविंग एवरेज तुम्हें नोट्स में पढ़ा रखा है, लिखवा रखा है, देखो मना मत करना, नहीं पढ़ाया था, पाप लगेगा तुम सबको। जल्दी बताओ। अरे भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए। जल्दी बोलो। ये बनेंगे भाई क्या भारत के नए इंजीनियर्स हैं? जल्दी बोलो भाई, जो नोट्स में लिखा है वही है। क्या आंसर है? ए, बिल्कुल ठीक है। मूविंग एवरेज देखो कई बार ऐसा हो जाता है ना, जो सबसे बड़ा है वो सही है, बच्चा लगा के आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं चलता हमेशा, जो सबसे छोटा है उस पर भी नजर देख लेनी चाहिए, कभी कभी वो भी सही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ता है जब तुक्के लगाते हैं एग्जाम में। तो यहां पर मूविंग एवरेज क्या देता है? रेनफॉल का ट्रेंड देता है। अब सोच के देखो, जिसे इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बहुत रेयर चांस है वो इसे चुनेगा, वो कुछ भी चुनेगा। तो रैंडम जब भी तुक्का लगाओगे ना, गलत हो जाएगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी लॉजिक दिमाग में आ रहा होगा तो चांसेस है सही हो जाए, चांसेस है सही हो जाए। अब यहां गड़बड़ कर दी फिर से, ये मैच द फॉलोइंग में आंसर ही लगा के दे दिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपनी समझ के लिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, साइक्लोनिक होता है, फ्रंटल होता है, ओरोग्राफिक होता है। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कारण क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, कि कहीं टेम्परेचर ज्यादा है कहीं कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका ये हो गया। साइक्लोनिक का क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। भाई साइक्लोनिक में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस कह लो या प्रेशर डिफरेंस कह लो। साइक्लोन में क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है और वहां पर सारे हवाएं भागती हैं। फ्रंटल में जब गर्म और ठंडी हवाएं आमने सामने आ जाती हैं उसे फ्रंटल बोलते हैं। और ओरोग्राफिक में जब पर्वत आ जाता है, माउंटेन आ जाता है, तो उसकी वजह से एयर मास लिफ्ट होता है, वो ओरोग्राफिक है। तो ये समझ आएगा, ये सारे प्रेसिपिटेशन तुमने पढ़ रखे हैं, तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हैं। जरा ये क्वेश्चन देखो, और मैं चाहूंगा तुम खुद कर पाओ इस क्वेश्चन को। आइसोहाइटल मेथड तुम्हें पढ़ा रखा है, उसे ध्यान में रखना। तुम्हें आइसोहाइटल मेथड में मैंने मीन प्रेसिपिटेशन निकालना सिखाया था, अगर तुम्हें याद हो। P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू जो भी उसका A1 एरिया है, उसके लिए एरिया है P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 इंटू जो भी उसका एरिया है डिवाइड बाई A1 प्लस A2। ये मीन प्रेसिपिटेशन होता है आइसोहाइटल मेथड में। वेटेड एवरेज लेना है, बस सीधी सी बात है। वेटेड एवरेज जिसे लेना आता है वो आराम से क्वेश्चन बना लेगा। देखो 45 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है और 55 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है, इनके बीच का क्षेत्रफल कितना है? 100। 45 और 55 की दो सम वर्षा रेखाओं के बीच 100 वर्ग किलोमीटर है एरिया। तो 45 और 55 का एवरेज कितना होगा? 45 प्लस 55 बटे 2। ऑब्वियस सी बात है, 45 और 55 का एवरेज 50 होता है। और कितने एरिया को प्रदर्शित कर रहा है ये? 100। तो इसकी गुना कर दो 100 से। फिर अगला देखो, 55 और 65 के बीच का एरिया कितना है? 55 और 65 आइसो हाइट के बीच का एरिया है, ऐसे करके है ये देखो, ये 45 हो गया, ये 55 हो गया, ये 65 हो गया, ऐसे ये एरिया है। ये हमारा 100 एरिया है, ये हमारा 150 एरिया है। वो हमसे पूछ रहा है इस एरिया में औसत रेनफॉल क्या हुई। भाई 45 और 55 का एवरेज कितना हुआ? 50। और 65 और 55 का एवरेज कितना हुआ? 60। इस पर रेनफॉल है 60 सेंटीमीटर औसत, इस पर है 50। तो वेटेड एवरेज निकाल लो, 50 गुना 100, 150 गुना 60 और डिवाइड बाई 100 प्लस 150, टोटल एरिया। नीचे टोटल एरिया आना है, तो यहां से सॉल्व करोगे, क्या आंसर आ रहा है देख लो। भाई 50 ऊपर से कॉमन निकाल लूं तो 100 प्लस 180 डिवाइड बाई नीचे बचेगा मेरा 250, 250 से काटेंगे तो 5, तो ये हो गया मेरा 280 डिवाइड बाई 5, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 56। ठीक है, समझ आया तरीका? वेटेड एवरेज, ये ध्यान रखना, वेटेड एवरेज इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के अंदर यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज। ठीक है, रिजल्टेंट जो भी एवरेज प्रेसिपिटेशन है वो और उसका एरिया, एवरेज प्रेसिपिटेशन उसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हें ही बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। डबल मास वक्र का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है।
भाई क्लास में मैं तुम्हें पूरी हाइड्रोलॉजी के इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर के बाद। अगला चैप्टर हमारा एवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, एवेपो ट्रांसपायरेशन और रन ऑफ का होगा। जब ये कवर होगा अगला, फिर लास्ट में हमारा फ्लड और ड्रॉट्स, फ्लड और ड्रॉट के रिलेटेड होगा, जिसमें राउटिंग ऑफ द फ्लड भी आएगा। वो सारे ऑब्जेक्टिव कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो तुम अगर ये कर लेगे, उसके बाद अपना यूथ वगैरह जो भी तुम लगाना चाहो वो लगा लेना, गुप्ता एंड गुप्ता जो भी तुम लगाना चाहो आराम से बन जाएगी। कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। बताओ डबल मास कर्व किस लिए यूज किया जाता है? तुम्हारे नोट्स के अंदर साफ साफ लहजे में शब्दों में लिखा गया है, बताओ। है इट शुड बी ए फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड। प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड की कंसिस्टेंसी को चेक करने में। आपको याद था जिस ट्रेंड पे जा रहे थे अगर उससे भटक गए तो फिर उसे करेक्ट किया जाता है, याद है ना? ठीक है, डबल मास कर्व दोबारा रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन। मतलब इनमें से कौन सा स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन का मुख्य प्रकार नहीं है? भाई फ्रंटल स्टॉर्म पढ़ा है हमने, गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं। ये एयर मास स्टॉर्म नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओरोग्राफिक पढ़ा है। कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म का मतलब हो गया महाद्वीपीय तूफान, ये भी बनता है बात। क्या नहीं बनता है? एयर मास स्टॉर्म। भाई एयर मास से बारिश का कोई संबंध डेवलप हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये कोई प्रेसिपिटेशन का नॉट पूछा है ना इसने, नॉट मेजर टाइप ऑफ, तो ये कोई बड़ा प्रेसिपिटेशन का आपको नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एयर जो स्टॉर्म होता है उसमें प्रेसिपिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन? ये भी तुम्हारे नोट्स में साफ साफ लिखा गया है। तुम एक बार पीएमपी पढ़ो, नोट्स में क्या लिखा है, उसके बाद आंसर करो। एक ऐसी बारिश जो 100 वर्ष की पूर्णावृत्ति पर होती है, सभी पूर्व में दर्ज तूफानों के लिए अधिकतम वर्षा, वर्षा की उच्चतम सीमा जिसे जलवायु वैज्ञानिक के द्वारा उचित ठहराया गया हो, ठीक है। इफेक्टिव प्रेसिपिटेबल वाटर, बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बिल्कुल, विच इज जस्टिफाइड क्लाइमेटोलॉजिकली। मैंने लिखवाया तुम्हें, मेट्रोलॉजिकली, क्लाइमेटोलॉजिकली और फिजिकली पॉसिबल है किसी एरिया पर, वही होता है हमारा क्या? वही होता है हमारा प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एक्सटेंडिंग द लेंथ? अब देखो, which of the following is a method of extending the length of record for a frequency curve station, for a frequency curve at a station? इनमें से कौन सा मेथड, कौन सी विधि किसी स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी वक्र के लिए अधिक अभिलेख की अवधि को बढ़ाने की विधि है? डबल मास कर्व ये चेक करती है कंसिस्टेंसी को, नहीं है। स्टेशन ईयर मेथड अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। थीसिन पॉलीगन मेथड ये है एवरेज रेनफॉल निकालने का। आइसोहाइटल मेथड ये है एवरेज रेनफॉल निकालने का। तो बचा क्या? जो नहीं पढ़ा उसका भी आंसर लग जाता है कई बार। तो ये क्या है? ये यही है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टेशन मेथड ये वही करता है जो सवाल में पूछा गया, क्योंकि यही सही है। कई बार एग्जाम में देखने में ऐसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन जब अगर उसे ध्यान से देखा जाए, नहीं भी पढ़ा हो, तब भी उसका क्या बनता है? आंसर बन जाता है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व को एक्सटेंड करने का मेथड है, याद रख लेना, स्टेशन ईयर मेथड, ठीक है। बाकी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पे भी गड़बड़ कर दी सारी, मैच द फॉलोइंग का एकदम वो कर दिया खराब। रेनफॉल इंटेंसिटी कहां दिखाई जाती है? हाइटोग्राफ में। रेनफॉल एक्सेस क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और रेनफॉल एवरेजिंग मतलब एवरेज रेनफॉल, चलो ये तो खराब हो गया क्वेश्चन, बाकी सिंपल ही है। ये बताओ, द रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेनफॉल हाइटोग्राफ इनमें से क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? बस तुमने देखते ही पहचान लिया कि सर ये होगा। देखो कितने होशियार हो गए। इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा कैन बी चेक्ड। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं करा है, जितनी बार ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में रिपीट हुआ है उतनी बार ये तुम्हारे सामने आ रहा है। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, डबल मास कर्व। तो डबल मास कर्व का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, चाहे स्लोप करेक्शन, चाहे जो भी पढ़ाया मैंने कि कैसे करते हैं, करेक्टेड स्लोप अपॉन ओरिजिनल स्लोप इनटू
जो एक्चुअल जो ऑब्जर्व्ड रेनफॉल है उससे फिर करेक्टेड रेनफॉल निकलती है, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, वो सारी चीज अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि डबल मास कर्व के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डबल मास कर्व, इनकॉन्सिस्टेंसी कहीं भी आ जाए शब्द तो माने क्या है इसका, हाइड्रोलॉजी के अंदर डबल मास कर्व यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, इस तरह का क्वेश्चन है, इस पे तुम खुद का दिमाग लगाओ। थोड़ा समय तुम्हारे पास है, तुम खुद का दिमाग लगाओ। देखो कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम के समय तैयारी करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं मैं इतना फ्री होके, इतना तसल्ली से मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर एग्जाम मुझे पता हो 5 महीने में सिलेबस नहीं खत्म होगा, ये तभी पढ़ा पाऊंगा जब आपको, मुझे पता है कि आपके एग्जाम में समय है और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज में कुछ नहीं सीखते और आप सोचते हो कि 6 महीने में एग्जाम को टॉप करने लायक बन जाए, नहीं बन पाओगे भाई। कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गहन तैयारी में, तब जाके आप इस काबिल हो पाओगे कि आपका एग्जाम निकले। क्वेश्चन रीड करो और मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी से मेहनत करोगे तब जाके एग्जाम तक जाकर कुछ अच्छा कर पाओगे। जितने भी नोट्स बनाए हैं उनसे बाहर नहीं है क्वेश्चन अभी, ठीक है, बन रहे हैं आराम से नोट्स के अंदर से। और ये कोई जेई के सवाल नहीं है, ये सारे एई के भी नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एक सवाल, ईएससी का कोई भी सवाल जेई का नहीं है। अगर तुम इन सवालों को नोट्स पढ़ के बना दोगे तो इसका मतलब तुम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। इसके करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वन लाइनर तैयार करना है बस, और वन लाइनर तुम खुद तैयार कर सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया है। तुम टेक्स्ट बुक से, तुम किसी और यूथ से, तुम किसी और गुप्ता एंड गुप्ता से, जहां से भी वन लाइनर तैयार करोगे तुम्हारे हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक है, और वन लाइनर में भी तुम्हें वही आइडेंटिफाई करने हैं जो बेकार हैं, जो अटपटे से हैं, बाकी सारे बन जाएंगे तुम्हारे। बताओ जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। सी, 3 एंड श्योर। वो कहता है डबल मास कर्व के बारे में पूछा है इसने, ये कहता है प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गलत हो गया, ये तो मास कर्व होता है, ये तो मास कर्व होता है। प्लॉट ऑफ एस्टिमेटिंग मल्टीपल मिसिंग रेनफॉल कुछ नहीं है ये तो। कंसिस्टेंसी को चेक करता है, यस। और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ स्टेशन वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा, यस। तो 3 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है, तो तुमने बिल्कुल सही आंसर चुना है 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये वन फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कहता है एक फॉर्मूला है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का, ठीक है, ये के सुब्रमण्यम की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। उसमें 42.16 डी की पावर 0.475 ये ड्यूरेशन है और ये मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है। तो किस ड्यूरेशन का प्रेसिपिटेशन कितना हो सकता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है इस समीकरण में बस ये बता दो पीएम की क्या यूनिट है और डी की क्या यूनिट है। जनरली प्रेसिपिटेशन की यूनिट सेंटीमीटर और ड्यूरेशन की यूनिट आर रखी जाती है, ये इसका आंसर याद रख लेना। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन की इक्वेशन है, के सुब्रमण्यम की बुक में बिल्कुल क्लियर दिया, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है ये। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है, प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में दिया जाता है और ड्यूरेशन आवर्स में दी जाती है। रेनफॉल की ड्यूरेशन, रेनफॉल की ड्यूरेशन और प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के बीच का संबंध है ये बताओ ओम्ब्रोमीटर क्या होता है, पिल्वोमीटर क्या होता है, क्या बताया था। दिस इज नथिंग बट रेनफॉल डेप्थ। रेनफॉल डेप्थ को मेजर करने के लिए होता है, क्योंकि ये रेन गेज के ही दूसरे नाम है। ये किसके दूसरे नाम है, रेन गेज के, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में करा भी रखा है और मैं चाहूंगा तुम खुद से करो। वो कहता है, वो तुमसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल फॉर 6 गेज स्टेशन, कितने स्टेशन है, 6, इन ए कैचमेंट वाज फाउंड टू बी 29.54। 29.54 हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सीवी क्या दिया है, सीवी। और कह रहा है स्टैंडर्ड एरर 10% है जी। बताओ पूछा क्या है, जलग्रहण क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम वर्षा मापी, मतलब ये पूछ रहा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितने चाहिए।
ऑप्टिमम पूछे, ध्यान रखना। ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन, ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन इन द कैचमेंट फॉर एडमिसिबल 10% एरर। तो जरा बताना आंसर कितना है। 6 रेन गेज पहले से है 9 ही होगा, उसने एक्स्ट्रा नहीं पूछे, उसने ऑप्टिमम पूछा है। ऑप्टिमम का मतलब होता है, यही गलती का होने के चांस है बच्चे का। n इक्वल टू आता है CV अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। CV कितना है अपना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है अपना 29.54, और ये कितना है 10 का स्क्वायर। अब एक बच्चा सर कैलकुलेटर तो होता नहीं, इसका क्या करूंगा। अरे इसका कुछ नहीं करना, 30 मान लो ना, इसे स्क्वायर कर दो, तो यहां से 9 निकल के आ रहा है, आ रहा है। अगर ये करते तो 8 पॉइंट कुछ आता, 8 पॉइंट कुछ आता तब भी 9 मानते। तो ऑप्टिमम रेन गेज इतने। अगर वो इस क्वेश्चन में एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज पूछता तो 9 माइनस 6 पहले से है तब 3 होता। समझ आया। अभी के लिए तो आंसर वही है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन बना सकता है वो एग्जामिनर, एडिशनल पूछा है कि ऑप्टिमम पूछा है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन छोटा सा फ्रेम कर देगा, CV दे देगा, एप्सिलॉन दे देगा, आपसे ये फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डबल मास कर्व। देखो एक बार और रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से वही आंसर होगा, कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल। ये क्वेश्चन अगर तुम कर पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इससे हट जाता हूं बीच से, तुम्हारे इस क्वेश्चन के बीच में से। अगर तुमने ये क्वेश्चन सही कर दिया तो आने वाले एग्जाम्स में हाइड्रोलॉजी में तुम आराम से अच्छा कर दोगे। अरे बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम में, तुम्हें किसी भी एज इट इज सेम टू सेम। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एई के वैकेंसी आने वाला है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। जेई में थोड़ा डिले हो सकता है, एई में कोई डिले नहीं है। बच्चों ने आरटीआई लगा के सब पता कर लिया है कि कितनी वैकेंसी है, क्या नहीं है। और जब एई का आता है तो फिर उसके कुछ टाइम बाद जेई का पक्का ही आएगा, ठीक है। तो एई का वैकेंसी जुलाई के आसपास कोई बोल रहा था मुझे, अब खबर कितनी पक्की है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि, और लगभग 150 के आसपास बता रहे वैकेंसी है। आरटीआई लगाई थी किसी बच्चे ने, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी रखना। बताओ भाई। और जितने भी ये जेई वाले बच्चे होंगे ना, ये पहले एई का पेपर देना। एई का पेपर माने जब एई का हो जाएगा तो तुम देना, और तुम ये कहोगे सर एई का पेपर तो हमने उड़ा दिया, एई का पेपर तो जेई से भी आसान लग रहा है। वो बात अलग है, जेई का पेपर और आसान आता है। इस बार पेपर 2 में धोखा हो गया। पेपर 2 में इरिगेशन का पेपर ऐसा बनाया, एई का छोड़ो, ईएस का पेपर माफ कर दिया उसने। 40-50 क्वेश्चन थे उसमें जो बड़े अजीब थे। लेकिन इस बार जब हम पढ़ेंगे तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कवर करके चलेंगे कि चाहे कैसा भी पेपर बना दे उस चीज को भी हम मैनेज करेंगे, ठीक है। और तुम्हें मैंने दिखाया ना, तुम्हें मैंने जितने भी बच्चे दिखाए थे अभी, ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 24 है। ये जितने बच्चे दिखाए ना, ये लॉन्ग टर्म तैयारी के बाद बने, शॉर्ट टर्म नहीं है ये। इनमें से अगर तुम जैसे मुझसे कोई भी बच्चे का पूछोगे, लगभग लगभग सभी को बड़े अच्छे से जानता हूं। मतलब जैसे मान लिया कोई भी रैंडम है बच्चा, जैसे दिलशाद है, ये यूकेपीएससी में सेलेक्ट होने से पहले एनडब्ल्यूडीए में सेलेक्ट हुआ था, एनडब्ल्यूडीए में। लेकिन इसका फोन आया था मेरे पास, सर करूं कि नहीं करूं। मैंने उस वक्त ये कहा था कि देखो भाई रिस्क है, अगर तुम जॉब करना चाहते हो कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर जॉब करोगे तो फिर इधर का मामला डाउन हो जाएगा। लेकिन इसने बच्चे ने अपने आप भी डिसीजन लिया, उस वक्त इसने एनडब्ल्यूडीए को छोड़ दिया। इसके साथ एक और बच्चा था राहुल, उसका भी एनडब्ल्यूडी में हुआ था। वो एनडब्ल्यूडीए में हुआ लेकिन यूकेपीएससी में नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी जॉब किसी और डिपार्टमेंट पहले लग गई थी। तैयारी उसकी भी अच्छी थी, कुछ ही मार्क्स से रुका है, 5-6 नंबरों से ही रुका है वो। क्यों? क्योंकि वो जॉब में था, वर्किंग में था, और इसने वो जॉब छोड़ के यूकेपीएससी पे दांव चला था। इसी तरह से अगर दिखाऊं, देखो ये अजय है, एसजीवीएनएल में सिलेक्शन हुआ था इसका। इसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी कहो या बुरी कहो, यूकेपीएससी जेई के पहले इसका एसजीवीएनएल में सिलेक्शन हो गया। अब जॉब में चला गया तो फिर क्या होगा, फिर पढ़ाई उस तरह की तो नहीं हो पाती, यूकेपीएससी में रह गया।
यूपीएससी में ये रह गया। कई बच्चे जैसे ये अंकित है, ये इसका डिपार्टमेंट मुझे याद नहीं रहा होगा, ये सीबीआरआई में जॉब करते करते निकाला इसने, ऑनलाइन पढ़ रहा था और ऑफलाइन भी आता था मुझसे डिस्कस करने। इसमें एक बच्चा मैंने तुम्हें बताया भी था पहले, ये शोएब है, ये अच्छा ये एनडब्ल्यूडीए कह रहा हूं मैं, इनका डिपार्टमेंट दूसरा था, एनबीसीसी सॉरी, इनका डिपार्टमेंट था एनबीसीसी, एनडब्ल्यूडीए में इसका हुआ था। ये बढ़िया बच्चा था, ये काफी लंबे टाइम से तैयारी में था, इसका एनडब्ल्यूडीए में हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इसने यूकेपीएससी में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लिया है, क्योंकि उस वक्त ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इसे। ठीक है, और भी अगर तुम किसी भी बच्चे का पूछोगे तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन क्या है। जैसे ये लड़की है ज्योति, ये नैनीताल से आई थी, ये जब आई थी ना तो ये आई थी उसके ड्राफ्ट्समैन और यूजेवीएनएल की वैकेंसी आई थी, उसकी तैयारी करने आई थी, तब यूकेपीएससी का अता पता नहीं था कि होगा दोबारा, क्योंकि पहला आ गया था, इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, तो ये सोच के आई थी तैयारी करने कि चलो यूकेपीएससी तो मेरा हो नहीं रहा है, पहले वाला जब कैंसिल हुआ, इसके मन में ये था कि मेरा चलो ये वाला हो जाएगा, ड्राफ्ट्समैन और यूजेवीएनएल, आई तैयारी करने, लेकिन यूकेपीएससी कैंसिल हुआ और इसका दोबारा जब एग्जाम हुआ उसमें हो गया इसका। कई बच्चे ऐसे थे जो रह गए, कई बच्चे ऐसे होते हो गए। ठीक है, तो ये कई सारे हैं, जैसे ये शाह नजर था, इसका भी साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये बीटेक करने चला गया था वहां पे द्वारहाट में, मैंने इसे मना भी करा था, मैंने मत जाओ, इसका पहले बार यूकेपीएससी में रह गया था ये, दूसरी बार जब हुआ यूकेपीएससी वाला तो फिर इसने बीटेक की परवाह ना करते हुए यहीं बैठ के अपना तैयारी करनी शुरू कर दी लाइब्रेरी में इधर के, भाई अब मैं बैठ के पढ़ूंगा ही, तो हो गया सिलेक्शन इसका दोबारा में। ठीक है, तो कई सारे बच्चे हैं। अब तुम्हें इसमें दो बच्चे बड़े खतरनाक हैं, ये वाला शैलेश इसने पहले कहीं और से पढ़ा था, देहरादून में कोई कोचिंग था, इसके पहली बार जब यूकेपीएससी हुआ ना, इसका तो फोन आया, ये तो बहुत वो रहता है, खुश रहता है, इसका फोन आया, बता रहा था सर पहली बार जब मेरा यूकेपीएससी था तो मेरे नंबर बने थे, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, 430 450 कुछ ऐसे बता रहा था, 450। फिर इसने हमसे कोर्स लिया था और समय पे ले लिया था, ये बात जरूरी है, समय पे ले लिया था। इसके फिर पता कितने बने होंगे, इसके बने हैं 710 के आसपास नंबर, 710, खूब जबरदस्त मेहनत करके निकाला। शैलेश सकलानी नाम है, जानता है कोई तुम्हारे में से इसे? नहीं जान रहे हो तुम लोग? ठीक है, इसी तरह से एक और था, ये सुल्तान भी था ऐसा ही, इसने भी ऐसे ही किया था, इसके 480 थे पहली बारी में और दूसरी बारी में इसके भी 680 के आसपास नंबर बने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। ये सक्षम तुम मिले ही हो सक्षम से, इससे शायद इससे मुलाकात नहीं हुई, ये लेट आया था उस दिन, शाम में आया था, और ये इससे भी शायद तुम मिले हो अक्षित से, जो एसएससी में गए हैं। ठीक है, बाकी इससे नहीं मिले तुम अभी, ये लड़का इसका नाम सुमित है, ये यहीं पे रहता है, अंबेडकर नगर है पास में ही, वहीं पे रहता है, इसका यूपी में हुआ है, उसमें उसकी वैकेंसी आई थी, सर्वेयर ड्राफ्ट्समैन कुछ वैकेंसी आई थी, इसका पोस्टिंग वहां हुआ है, सहारनपुर के आसपास कोई जगह है शामली, वहां पे हुआ है। ये अमन है लड़का, इसका पीड, इसका 700 750 नंबर था, 750 प्लस में ये था अब्दुल, अब्दुल के 750 के नंबर थे। ठीक है, तो मतलब कई सारे बच्चे हैं, अब कई सारे बच्चों की फोटो इसमें है नहीं, अगर तुम देखोगे मेरे नाम याद है, सूरज मेघवाल है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फोटो मैं इसमें डाल नहीं पाया हूं, नहीं तो भर जाता। लेकिन सिलेक्शन में जितने भी बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन वाले हैं। अभी देखो ये रूपी का लड़की है ना, ये रूपी का है और ये इसका भाई है, कहाँ गया ये दोनों भाई सेलेक्ट हो गए, रूपी का पहले ही सेलेक्ट हो चुकी थी, इसका भाई इस बार सेलेक्ट हुआ है। ये सुप्रिया है, इसके जो हस्बैंड है वो भी हमसे पढ़ रहे थे, वो भी सेलेक्ट हो चुके थे, और ये भी दोनों पति पत्नी लग गए। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा परिवार बना के भेज रहे हैं यहाँ से ठीक है समझ आया कि पहले उनका हुआ फिर इनका हुआ। अब देखो नगमा, ये हमारी यंगेस्ट उसमें आती है कैटेगरी में, यंगेस्ट जो जेई होता है ना, जो सबसे छोटा बच्चा टाइप जेई बन जाता है एकदम, कि 20-21 साल का बच्चा है और जेई बन गया और घूम रहा है बस जेई बन के, कोई पहचान भी न रहा है कि जेई है ठीक है, तो ये यंगेस्ट जेई है हमारा ठीक है, ये उपेंद्र लड़का है, ये फिजिकली इसका 1 लाख का डिसेबिलिटी है, इसने बहुत अच्छी मेहनत करी है, हर एक बच्चे का मतलब उतना वो नहीं होता लंबा संघर्ष, इसका बहुत अच्छा संघर्ष है, इसका 1 लाख में डिसेबिलिटी है और बहुत मुश्किल से ही ये कोचिंग में ऊपर चढ़ पाता था, तो इसके मतलब काफी लंबे टाइम से इसने प्रयास किया है, इस बार इसे पीडब्ल्यूडी मिला है, उपेंद्र नाम है इसका।
ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद है कौन बच्चा क्या है, किस तरह से है, ऐसे ही कहीं से उठा के छाप नहीं दिया मैंने। ये आर्मी वाले हैं, ये एक्स आर्मी मैन है, इनसे फोन पे कई बार बात हुई है कि ये ऑनलाइन में ही कनेक्टेड थे मेरे से। ठीक है, विशन का मैंने तुम्हें बता रखा है, ये भी ऑफलाइन, ये बाकी मैक्सिमम तो ऑफलाइन के ही बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये लड़की है खटीमा से, दीपा, दीपा बोरा, ये दो लड़की आई थी साथ में, दोनों का नाम दीपा ही था। एक लड़की बीच में क्विट करके चली गई थी, ये थोड़ा सा डटी रही थी कि नहीं मुझे निकाल के ले जानी है नौकरी, इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है अच्छे से, मैंने ये तो एक वो है, इसके पुराने जो सिलेक्शन है उन्हें भी देखा है मैंने बहुत बच्चे देख लिए हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है, इन बच्चों में एक बात कॉमन है, डिटर्मिनेशन, के हमें करना है। वो उतना डिमोटिवेटेड नहीं रहते हैं जितने और बच्चे हो जाते हैं जल्दी से ही, कि यार पता नहीं कितना भारी कंपटीशन है, कैसा होगा, ये सवाल नहीं समझ आ रहे, कुछ नहीं। तुम पूछ के देखो, इसका मैंने बताया तुम्हें विशन का, ये पहले दिन आया था यहाँ, शाम का टाइम चल रहा था, और मुझे आज भी याद है कब आया था और कैसा होता। यहाँ शाम के बैच में 10 15 20 बच्चे बैठते हैं और मैं स्पेशल चीजें पढ़ाता हूँ। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, और फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा, सीपी अपॉन सीवी, वो पढ़ा रहा था। और मैं इसे देख रहा था, मैंने यार ये तो कहाँ ही समझ आएगा, क्योंकि जब बच्चा कोई हिली एरिया से आता है ना, तो मुझे अच्छे से पता है जो पहाड़ के कॉलेज हैं वहां पे ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता और नहीं आता, तो मुझे पता था समझ नहीं आ रहा, इसे देख के ही पता चल गया था। लेकिन हो सकता था ये उस दिन उत्तरकाशी से आया तो उसी दिन भाग जाता, ठीक है कि भाई यहाँ तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन डटा रहा। तो ये इन बच्चों की लगन है कि हमें करना है, ये इनके अंदर कॉमन था। ये मेरे पास ने पढ़ते होते ना, किसी और के पास पढ़ते होते तब भी निकाल के ले जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पढ़े तभी निकला, ये कहीं और भी निकाल लेते, बट इतना ही डिफरेंस रहा होगा कि इन्हें थोड़ा सा एनवायरमेंट मिल गया, इन्हें अपने जैसे बच्चे मिल गए जिनसे ये मोटिवेशन हो पाए, इन्हें लगा कि हाँ। और कोचिंग के अंदर जब तुम बैठते हो ना, जैसे ये बैठे है, ये बैठे है, ये बैठे है, ये बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही सीखते हैं। तुम अकेले अकेले बैठ के सोचते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तुम एक दूसरे को देखते हो, यार ये मेहनत करता है लड़का, तो तुम्हारे अंदर भी आता है यार मुझे भी करनी चाहिए, ये मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसके टेस्ट में अच्छा आ रहा है, तुम्हारे अंदर भी आता है कि मेरे भी आने चाहिए। यहां से बच्चा ग्रो करता है। नहीं तो कॉलेज में मोर और लेस एक ही थे, किसी के 60%, किसी 70%, किसी 75, किसी के, ये इसी रेंज में थे सारे। बहुत कम बच्चे हैं, जैसे अब्दुल वगैरह जो टॉपर हैं वो तो फिर 700 पार ही हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और फिर उसके बाद वो यहाँ उस तरह से इम्पैक्ट डाल पाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनसे कई गुना टैलेंटेड बच्चे हैं वो, जिनका सिलेक्शन यूकेपीएससी में नहीं हो पाया था। जैसे एक लड़का था सीपीडब्ल्यूडी में जॉब कर रहा है, बलिदान, उसका नहीं हुआ। एक लड़का है, नाम अभी ऐसा नहीं लूंगा, कोयर में भी उसने टॉप करा है, अपने केएल में था वहां भी टॉप करा है, यहां नहीं पढ़ पाया। यहाँ भी टॉपर था, कोयर का बीटेक करा, वहां का भी टॉपर था, उसका नहीं हो पाया। ठीक है, और भी बच्चे हैं, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत जगह अच्छी पीएसयू में हुआ है, बढ़िया पीएसयू मिली है, यहां नहीं हो पाया। मतलब पीएसयू वो मिली है जो ऐसे वैसे बच्चों को नहीं मिलती, क्योंकि डिफरेंट उसका थ्रू है, गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। यहां चाहिए था फैक्चुअल नॉलेज, वो उस तरह की तैयारी चाहिए थी और उसी तरह की अप्रोच चाहिए थी, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये राजस्थान जेई छोड़ गया है सादिक, राजस्थान में हो गया था इसका। इसका तो खास बात यह है, इसने 80 क्वेश्चन थे, 80 के 80 सही कर दिए थे टेक्निकल के राजस्थान जेई में। यहाँ पे इसके 730 नंबर हैं लगभग यूकेपीएससी में, इसने 80 के 80 सही कर दिए थे। राजस्थान के अंदर आया था एक पेपर जब इसका सिलेक्शन हुआ था, कह रहे थे कि उसमें करप्शन वगैरह हुआ है, लेकिन 120 में से इसके 106 नंबर थे, टेक्निकल में फुल था, और नॉन टेक में जितना भी नंबर का था 40 में से 26 27 जो भी नंबर थे वो वहां थे इसके। तो बच्चे मेहनत करते हैं और तुम्हारे जैसे ही होते हैं सारे। ये मैं तुम्हें वैसे नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई वो कर रहा हूं, तुम्हारे जैसे ही होते हैं, तुम ही पढ़ पढ़ के ऐसे बनते हो कि तुम्हारे बारे में फिर बात करी जाती है कि भाई ये ऐसा था, ये बहुत बढ़िया थे, है ना, कि मतलब ये अब स्टूडेंट नहीं रहे, ये अब प्रोफेशनल हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अपने अपने फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं। खैर, ये बिल्कुल फैक्ट है भाई, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह आपको टॉपर नहीं बना सकती है, वो आपके अंदर की जो लगन है ना वो बनाती है। इंस्टीट्यूट आपका काम आसान कर सकता है बस, अगर तुम पढ़ने वाले हो आसान कर सकता है, तुम्हें टॉपर वगैरह कोई नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास ये चीज होती कि वो तुम्हें टॉपर बना दे तो भाई वो फिर मेरे ख्याल से कम 20 लाख रुपए लेता तुमसे। ठीक है कि अब तो खैर ये व्यवस्था शायद खत्म हो जानी चाहिए उत्तराखंड में,
पहले चल पड़ी थी एक बारी को। ठीक है, डबल मास्कर वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। ये वाले क्वेश्चन को हम फोकस कर रहे थे, इस वाले को बताओ जरा, बताओ हैं, आर यू श्योर? ये बता रहे हैं सर सी ऑप्शन राइट है। कैसे पता चला, बताओ कैसे पता चला? ड्रिजल, बिल्कुल सही पहचाना, ड्रिजल 0.5 mm से कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये 2, ये सही है। ये क्या कह रहा है? प्रेसिपिटेशन ऑफ लिक्विड वाटर विद एवरेज ड्रॉप डायमीटर लेस देन 0.5 mm इज नोन एज रेन। अच्छा, तो ये तुमने पकड़ लिया कि सर दूसरा गलत है, और दूसरा गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना? और पहला भी गलत ही था, 0.1 बोल रहा था। तो क्या बचा फिर? तीसरा और चौथा। तीसरे चौथे में क्या कह रहा है? लंप ऑफ आइस, मतलब आइस के जो टुकड़े हैं 5 mm से बड़े, उन्हें हेल कहते हैं, ओले। बिल्कुल सही बात है, उन्हें ओले कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ड्यू जो होती है वो कंडेंसेशन के द्वारा बनती है, मैंने बताया था तुम्हें, ग्राफ बनाया था जब मैंने तुम्हारे लिए, है ना, सैचुरेशन वाला ग्राफ बनाया था ना, वहां मैंने तुम्हें बताया था ड्यू कैसे बनती है, कंडेंसेशन के द्वारा बनती है। तो ये तीसरा चौथा बिल्कुल सही बात है, तुमने अच्छा पहचान लिया। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मीन एनुअल रेनफॉल। ये देखो, रेनफॉल देने का तरीका मीटर क्यूब पर सेकंड में है। मीन एनुअल रेनफॉल कितना है? 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। और एरिया कितना है हमारे कैचमेंट का? 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कितनी बारिश को दर्शा रहा है ये आपका मीन एनुअल रेनफॉल है, औसतन साल में जो वर्षा हो रही है उसका 2 मीटर क्यूब पर सेकंड में प्रदर्शित कर रहा है, और एरिया इतना है। अब सुनो, तुमसे क्या पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है। रेनफॉल जब भी हम लिखते हैं तो हमारा वॉल्यूम, जितना बारिश का वॉल्यूम गिरा और डिवाइड बाई एरिया, ऐसे लिखते हैं। अब हमें वॉल्यूम नहीं दिया है, हमें क्या दिया है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से वॉल्यूम बदलना है, वॉल्यूम बराबर होता है डिस्चार्ज इंटू टाइम। अब वॉल्यूम बराबर डिस्चार्ज है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये कितने वर्ष का, कितने समय का डिस्चार्ज है? एनुअल। एनुअल माने 1 वर्ष, और 1 वर्ष का है तो 365 एक वर्ष में दिन होते हैं। एक दिन में कितने? एक दिन में 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने? पता ही है तुम्हें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं भाई। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ये निकालो यहां से, मीटर क्यूब में आ जाएगा, जो भी आया यहां से वैल्यू, ये मीटर क्यूब में आएगी। और मीटर क्यूब का वॉल्यूम, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, इसे डिवाइड करना, यूनिट बनाना सही से, और सेंटीमीटर में आंसर निकालना। निकाल लोगे? इसका आई थिंक जो सॉल्यूशन के बाद आंसर आ रहा है, आई थिंक 630 आ रहा है। ठीक है, करके देख लेना। तरीका पता है ना? वॉल्यूम अपॉन एरिया। एरिया तो छोड़ो 10 है, जो भी तुम्हारा ये आ जाएगा ना वॉल्यूम, उसी की डिजिट में आंसर होगा, उसी की डिजिट में आंसर होगा डायरेक्ट। जैसे 6-3 आ गया तो बस 6-3 वाला जो है वही आंसर है, ऐसे पहचान लेना। समझ आया? ठीक है, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, डबल मास कर्व देखो, फिर आ गया डबल मास कर्व। कितनी बार रिपीट हुआ है, इससे क्या करें क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा तुम करो। ये हाइड्रोलॉजी का सवाल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। तुमने अपने 11वीं 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा मीन और मीडियन। मीन क्या होता है एंड मीडियन क्या होता है, ये दोनों चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, बताओ मीन और मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? मीन तो होता है औसत, और मीडियन होती है, मीडियन क्या होता है? मीन मीडियन मोड। मीडियन क्या होता है? मध्य वैल्यू, जो बीच में बैठी होती है। समझ रहे हो? और मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, है ना? बताओ भाई मीन कैसे निकलता है? मीन निकालने में कुछ नहीं है, जितनी भी रीडिंग दी है, चाहे 3.3 है, 41.0 है, ठीक है, 33.5 है, 34 है, 33.3 है, 36.2 है, 33.6 है, 30.2 है, 35.5 है, और 36 पॉइंट, सबको जोड़ दो, जितने भी ये डाटा है उनसे डिवाइड कर दो, मीन तो आ जाता है। कैलकुलेटर के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है,
क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अगर आ जाए और कैलकुलेटर ना हो तो मत करना, ठीक है। कैलकुलेटर हो तो 2 मिनट में हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बी। ये कह रहे हैं सर बी ऑप्शन आ रहा है। मीडियन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मीडियन ऐसे नहीं निकलता, मीडियन के लिए तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटे से लेके कर दो। सबसे छोटा बारिश क्या है? 30.2। उससे बड़ा क्या है? 30.3। भाई 30.2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 30.3, उससे बड़ा क्या है? 33.3, उससे बड़ा 33.5, ये रहा। उससे बड़ा 34, 33.6 भी है, तो ये रहा 33.6, ठीक है। और 33.6 से बड़ा ये 35, 34, 34 तो लिख ही दिया था। 35.5, 35.5 के बाद 36.2, 36.3 और 36.3 के बाद सीधा 41। अब देख लो 10 डाटा है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर ये पड़ रहा है, तो इसी के आसपास होगा भाई, यही कहीं होगा ना, इसके इसके बीच में मीडियन। अगर ओड होता, 10 संख्या है ना, 10 संख्या में क्या होता है? n/2 n/2 + 1 के बीच, पता होगा ना तुम्हें। n/2 ये हो गया, n/2 + 1 ही हो गया, इनके बीच में क्या है? 33.8 है, ठीक है। समझ आया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। फिर देखो डबल मास कर्व, परेशान कर दिया इसने। ये बताओ ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है बताओ? क्या? ए माने लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर माउंटेन बैरियर, बिल्कुल सही बात है, देखते ही पहचान गए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तुमने कर दिया तो दिल खुश हो जाएगा। अब देख लो, इतना तो कर सकते हो तुम। मैंने तुम्हें मूविंग एवरेज तक निकालना सिखाया है, अगर तुम नोट्स पलट के देखोगे तुम्हें आइडिया आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें ही करना है ये। और ये क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है, बेसिक एनालिटिकल माने सोचने वाला। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब दिमाग से होगा ये सवाल। अगर तुम सोचोगे कि ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं होगा भाई। 2001 से 2010 तक स्टेशन ए पर वार्षिक वर्षा नीचे तालिका में दी गई है। यदि इस वर्षा के का सरल केंद्रीय 3 वर्षीय मूविंग एवरेज, फोकस ऑन दिस सेंटेंस, 3 वर्षीय मूविंग एवरेज निकालना है। 3 वर्षीय मूविंग एवरेज, 3 सालों का मूविंग एवरेज निकालना है। तो आपसे कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी मूविंग एवरेज की? मूविंग एवरेज रेनफॉल ट्रेंड बताता है, पता है हम लोगों को। पता चला भाई शाहरुख? कर रहे हो भी? ठीक है। कैलकुलेटर मत लगाना, ऐसे ही हो जाएगा। चलो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, बट आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरा। देखो निकाल रहे हो, लॉजिक बता दूं तुम्हें, 3-3 करके एवरेज लेने हैं, 3-3 करके।
तीन तीन का एवरेज लेना है। अब तुम सोचो कौन से तीन वैल्यू पकड़ के मैक्सिमम आएगा। जो तीन सबसे बड़ी वैल्यू होंगी उन्हें पकड़ के मैक्सिमम आएगा। और लगातार में देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 689, 639, 618, ये तीन ले 600, इसके इधर क्या है ये तीन ले। ऑब्वियस सी बात है वो तीन लेकर मैक्सिमम आएगा। इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम बनेगा, तो इन तीनों का एवरेज निकाल दो, मैक्सिमम जो भी आएगा वो हो जाएगा 689, 639, 618। ठीक है, फिर मिनिमम निकालना है। मिनिमम कहां से आएगा, कोई भी तीन वैल्यू पकड़ लो जो सबसे छोटी है। शुरुआत वाली देखो 586, 621, 618, या तो ये, फिर ये तो बड़ी वाली हो गई, ये भी नहीं है और ये भी उससे बड़ी है, तो मुझे लगता है शुरुआत की तीन वैल्यू से मिनिमम आएगा, क्योंकि 586 सबसे छोटा है, फिर 621, फिर 618, इसके बाद तो सारे बड़े ही बड़े हैं वैल्यू। या ये वाली वैल्यू बैठ सकती है 604, 621 और 591। एक बार चेक कर लेना, जहां तक शुरुआत वाली से बैठ जाना चाहिए भाई। 621, 621 मैच हो गया। 86 और 91 में डिफरेंस कितने का है, हो सकता है इस वाली से बन जाए। चेक करो 6, ये वाला, अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये वाला मिनिमम दे रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है मिनिमम दे रहा हो 610, 591, 604। ठीक है, चेक करना कितना वैल्यू आया, बी आया 601, तो अप्रोक्सीमेट तो यही है, अगर ये 649 है यही है। ठीक है, समझ आया, बढ़िया है। अब ये वाला क्वेश्चन बताना जरा, which one of the following points should be kept in mind while selecting the site for rain gauge station। रेन गेज स्टेशन को सेलेक्ट करते समय निम्नलिखित में से क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, नोट्स में लिखवा रखा है, जल्दी बताना आंसर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो क्वेश्चन बनाने वाले के जाल में फंस गए। जैसे भारत देश आतंकवादियों के जाल में फंसते फंसते बचा है। आतंकवादी चाह रहे थे यहां पर हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे लड़ भिड़ के मर जाएंगे, लेकिन हमारे देश ऐसा नहीं करता है। हमारे देश को पता है कि रहते कैसे हैं साथ में। ठीक है, इसी प्रकार एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए जाल बनाया, उसने कहा कि ये यहाँ पे फंस जाएगा और वो चौथा देखेगा नहीं और वो लगा के घर जाएगा, घर जाके रोएगा। ठीक है तो ऐसे जाल से बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो आंसर शुड बी डी, क्योंकि उसने तीसरे में फंसाया है। ऑब्जेक्ट की हाइट देखी जाती है, जो पेड़ है जो बिल्डिंग है इनकी हाइट का 2 गुना, ना कि फेंसिंग के। फेंसिंग करी जाती है जानवरों से बचाने के लिए, लेकिन दूरी जो देखी जाती है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो सी एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है सवाल, और गड़बड़ यही होनी है एग्जाम में, इसीलिए पूरा दिमाग खोल के रखना पड़ता है। कहीं भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है जो गड़बड़ कर सकता है। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा तुम खुद करो, और तुम कर भी सकते हो। आई थिंक ये सिग्मा एम है, ये सिग्मा एम -1 नहीं है। इस डाटा का कोई लेना देना नहीं है, खत्म। सीवी निकालना है, सीवी होता है 100 इंटू सिग्मा अपॉन मीन रेनफॉल। 100 सिग्मा कितना दिया है 35.04, और ये पी कितना दिया है 118.6। सीवी का वैल्यू सॉल्व करो, और सीवी के बाद तुम्हें नंबर ऑफ स्टेशन बताने हैं, तो वही सीवी अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। एसएससी मेंस वगैरह जिनमें कैलकुलेटर अलाउड है उसमें आ सकता है, एई में आ सकता है। एई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फिर भी एई में ऐसे सवाल पूछे गए थे जो डीप कैलकुलेशन लग रही थी। पिछली बार यूकेपीएससी एई हुआ था तो वहां पूछा गया था ये सवाल, मतलब ये सवाल नहीं, ऐसे सवाल पूछे गए थे जिसमें कैलकुलेशन लग रही थी। तो तुम्हें क्या करना होता है, जहां कैलकुलेशन टफ हो वहां औसतन लेके चलना पड़ता है, एवरेजिंग करनी पड़ती है। 9 आ रहा है, लगभग वही आ रहा होगा 29 समथिंग है, तो फिर वो बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक पहचान लिया, 9 आंसर है। ये बताओ जरा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा समुद्र की वायु धाराओं के स्थल पर प्रभावित होकर तटीय पर्वतों के ऊपर उठाने
और संतृप्त तापमान के से नीचे ठंडा होकर नमी छोड़ने के कारण होती है? विच? सोचना ही नहीं है, पहाड़ है ना, तो बस पहाड़ है, ठीक है। तो ये है, वो पहाड़ हिमालय का है, या फिर वो नीलगिरी पर्वत है, या फिर वो तुम्हारा कोई डेक्कन प्लेटू है, या फिर तुम्हारा इधर अरावली पर्वत है। कहाँ का पहाड़ है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहाड़ है, पहाड़ पे टकराई हवा, हवा टकरा के उठी, ओरोग्राफिक, ठीक है, और कुछ नहीं। ये आंसर किया, देख लेना घर जाके, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन के एमसीक्यू थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। तुम्हारे जो भी डाउट होंगे वो मेरे से पूछ लेना। तैयारी अभी से शुरू करोगे तब जाके एग्जाम को हिट कर पाओगे, चाहे एसएससी हो चाहे कोई हो। लेट करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके, एंड करते हैं।